वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 13 दिसंबर 2021 और 13 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेंगे। इस प्रश्न पर हम कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना जिले में मिड डे मील का जो मतलब कह सकते हैं खाना होता है ये बच्चों को परोसा जाएगा बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन के द्वारा। यह घोषणा भी हाल ही में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, जिस भी प्रश्न को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आपको इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा लिखना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से आपको याद रखने में यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और एक यहाँ पर ये ध्यान रखें, जो लोग बीपीएससी सहित बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस पीडीएफ की अगर हम बात करें तो इसमें जनवरी से लेकर के नवंबर तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको पूरे एक वर्ष लगभग एक वर्ष के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को विश्लेषण सहित ऐड किया गया। और इस पीडीएफ में नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 950 क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा, फुल एक्सप्लेनेशन। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका नाम है अरबाज अंसारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना भी हाल ही में बिहार सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है अरबाज अंसारी को। अब यहाँ पर कंप्लीट चीज़ों की जानकारी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में अफ्रीका के युगांडा में आयोजित पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले अरबाज अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता था और इसलिए बिहार सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि बिहार सरकार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने इन्हें सम्मानित किया है। और अगर हम बात करें सहरसा जिले की तो सहरसा जिला कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है और कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। 3 जिले कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि अरबाज अंसारी जी ने अभी हाल ही में बिहार सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं। और इसके अलावा कई सारे और भी प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये कौन सा कह सकते हैं चैंपियनशिप था। तो तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेने के इच्छुक हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है, वो चीज़ों को यहाँ से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको ऑनलाइन टेस्ट के अलावा जिसमें कि आपको देखना है कि 50 प्रैक्टिस सेट होगा तो इसका आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो आप इस सीरीज के तहत जो डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो इसका डेली आपको पीडीएफ और साथ ही साथ मंथली पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा और भी कई सारे स्टडी मटेरियल हैं जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और यहाँ पर आप सारी चीज़ों को एक्सेस करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है। कभी भी आप इसे यहाँ पर 58.2 नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसे पढ़ेंगे 58.02। ठीक है, ये चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गया जिला ने अभी हाल ही में इस अभियान में मतलब प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं, जो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक से समझिएगा और अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। तो हाल ही में गया जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है। इस सूची में अगर हम बात करें तो गया जिला जो है बिहार का ये प्रथम स्थान पर है। अब ये प्रथम स्थान पर कैसे पहुंचा, यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में इस बात को डिटेल में लिखा है। तो जल जीवन हरियाली अभियान के विभिन्न अवयवों में कोविड-19 टीकाकरण व जांच, जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम, उत्पाद सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया और इसी के तहत गया जिला को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये तमाम चीज़ों पर यहाँ पर मतलब कह सकते हैं विचार विमर्श हुआ, जिसके बाद ये फैसला हुआ और इसके बाद यहाँ पर बिहार मतलब जिला को प्रथम स्थान पर रखा गया है।
हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं जल जीवन हरियाली मिशन की। तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, तमाम चीज़ों को यहाँ पर हमने लिखा है। तो जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को किया गया था और इसका उद्देश्य पर्यावरण को और अधिक महत्व देना और चारों तरफ हरियाली करना, जिससे कि देश में कृषि उत्पादन बढ़े। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुआ था। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि 19 नवंबर 2021 को 3 कृषि बिलों को वापस लेने के पश्चात कितने दिनों बाद अंततः किसानों का प्रदर्शन खत्म हुआ है। इस टॉपिक से, इस मुद्दे से मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी बतलाए हैं। हालांकि यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तीनों कृषि बिलों को वापस लेने के पश्चात कितने दिनों के बाद अंततः किसानों का प्रदर्शन समाप्त हुआ या फिर खत्म हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 378 दिनों के बाद यह प्रदर्शन किसानों का समाप्त हुआ है। यहाँ पे हम कह सकते हैं लगभग 1 वर्ष के बाद यह प्रदर्शन समाप्त हुआ है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर 378 दिनों से चल रहा किसानों का प्रदर्शन आखिरकार 9 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया है। आपको यहाँ से ध्यान रखना कि 19 नवंबर 2021 को तीनों कृषि बिलों को वापस लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इसकी जानकारी नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी करके दिया था। आई होप कि आप लोगों को ये बात याद होगी। अब देखिए यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में कुछ चीज़ों को लिखा है कि तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों पर सरकार से सहमति बनने और आधिकारिक पत्र प्राप्त होने के पश्चात संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 दिसंबर दोपहर देश भर में चल रहे धरना प्रदर्शन को समाप्त कर 11 दिसंबर को विजयी जुलूस के साथ घर वापसी की घोषणा की। हालांकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना 9 दिसंबर को ये मतलब कह सकते हैं समाप्त किया गया और 11 दिसंबर को विजयी जुलूस निकाल के मतलब जहां पर जिस भी बॉर्डर पे यहाँ पे आंदोलन चल रहा था सभी को समाप्त कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए हमने एक और पॉइंट को लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने लिखा है कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव लाने वाला पहला राज्य पंजाब था। इस पॉइंट को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा एकदम से इंपॉर्टेंट लिख करके। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है या फिर शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी व सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं और पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक भारतीय भुगतान बैंक है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि 2015 में इसे भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक चलाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ था, यानी कि कह सकते हैं पेमेंट्स बैंक चलाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ था और इसे नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान समय में अगर हम बात करें भारत में कितने भुगतान बैंक हैं, यानी कि अगर हम बात करें कितने पेमेंट्स बैंक है, आपको ये ध्यान रखना कि भारत में वर्तमान समय में 4 पेमेंट्स बैंक है, जिनमें अगर हम बात करें तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये 4 पेमेंट बैंक वर्तमान समय में अभी भारत में कार्यरत है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है हाल ही में कृषि निर्यात के लिए कितने देशों में कृषि सेल बनाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कृषि निर्यात के लिए कितने देशों में कृषि सेल बनाए गए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 देशों में ये कृषि सेल बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको बता दूं कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में सरकार कृषि निर्यात को लगातार प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए अमेरिका व चीन समेत कुल 13 देशों में स्थित भारतीय दूतावास में कृषि सेल की स्थापना की गई है। अब ये क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा यह सेल उन देशों में खाद्य वस्तुओं की मांग की रियल टाइम जानकारी देंगे जिससे कि कृषि प्रोत्साहन की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी, जिससे कह सकते हैं यहाँ से कृषि सामग्री का निर्यात किया जा सके। इसमें मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से मदद मिलेगी। अब यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अनुसार अमेरिका व चीन के अलावा यूएई, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, अर्जेंटीना, नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, सऊदी अरब जैसे देश के भारतीय दूतावासों में कृषि सेल का गठन किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल 13 देशों में ये कह सकते हैं कृषि सेल बनाया गया है। भारतीय दूतावास में ये कृषि सेल बनाया गया 13 देशों में। अब यहाँ पर देखिए एक आंकड़े को ऐड किया गया, आंकड़े वाले भी संबंधित तथ्य इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको देखिए यहाँ पर लिखा गया वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम बात करें 2020-21 की तो 2019-20 के मुकाबले में 2020-21 में 22% वृद्धि दर्ज की गई है कृषि निर्यात में। ये चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में
जेल में बंद किस चीनी पत्रकार को लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है? यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि झैंग झैन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यह एक चीनी पत्रकार है जो अभी हाल ही में ये अवार्ड प्रदान किया गया, ये अमेरिका के द्वारा प्रदान किया गया है। इस अवार्ड का नाम है लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं। एक अमेरिकी अधिकार संगठन ने वैश्विक महामारी कोविड-19 पर रिपोर्टिंग करने के बाद चीनी सरकार की ओर से बंदी बनाए गए चीनी पत्रकार झैंग झैन को एक अवार्ड से सम्मानित किया है। आप यहाँ पर अगले पॉइंट पर यहाँ पर देखिए, अंतिम वाले पॉइंट में कि वकील से पत्रकार बनी इस महिला ने, जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है झैंग झैन। तो वकील से पत्रकार बनी इस महिला ने वुहान की यात्रा की थी और पूरे साहस से संक्रमण फैलने का गढ़ बताए जा रहे इस इलाके का मुआयना किया था। आपको ध्यान रखना है कि कोविड का जो वायरस जो फैला था ये चीन के वुहान शहर से ही फैला था और वहां पर जो मतलब कह सकते हैं 2020 में जब ये वायरस का मतलब कह सकते हैं प्रकोप बढ़ा था, तो वहां पर वुहान शहर में जाकर वहां पर उन्होंने साहसपूर्ण तरीके से इसका मतलब कह सकते हैं मुआयना किया था, वहां पर इसकी रिपोर्टिंग की थी, जिसके बाद चीन सरकार को पता चला था। उसके बाद से इन्हें बंदी बनाकर के जेल में रखा गया था और इसके बाद अभी हाल ही में अमेरिका सरकार या फिर अमेरिका के एक संगठन ने, जिसका नाम अभी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमने दूसरे वाले पॉइंट में लिखा है, तो इसके द्वारा एक मतलब अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम है लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अमेरिका के एक संगठन चाइनाइट ने महिला चीनी पत्रकार झैंग झैन को लिन झाओ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में यहां से रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स का एक बुक मार्केट में लॉन्च हुआ है। इस बुक को आप नजदीकी बुक स्टॉल पर पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में कहीं भी इसे परचेज कर सकते हैं और साथ साथ इस बुक को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन का लिंक दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में लेजेंड्स लीग के एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी हाल ही में लीजेंड्स लीग के एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके क्रिकेटरों के पेशेवर क्रिकेट लीग लीजेंड्स लीग के एम्बेसडर बनाए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि लीजेंड लीग वो मतलब लीग है जहां पर कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके क्रिकेटर इसमें मतलब कह सकते हैं भाग लेते हैं। तो अभी हाल ही में इसको मतलब कह सकते हैं जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ये बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। और यहाँ पे हमने इस लीग के बारे में चर्चा की, इस लीग को कहाँ खेला जाएगा और ये कब खेला जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह लीग जो कह सकते हैं ये जनवरी 2022 में ओमान में खेली जाएगी। और अमिताभ बच्चन के बारे में हमने 2 पॉइंट को लिखा है, दोनों के दोनों करंट अफेयर्स की श्रेणी में है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में अमिताभ बच्चन को IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और साथ साथ वर्ष 2018 का दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ये दोनों पॉइंट यहाँ से ध्यान रखें, अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अगर आप लोग इसे नोट नहीं करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप इसका नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। डेली बेसिस पे वहाँ पर आपको नोट अवेलेबल कराया जाता है, आप वहाँ पर इसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और जितने भी हमारे मटेरियल है वो सारी चीज़ों को वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना नया एक्सरे टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अभी हाल ही में ये नया एक्सरे टेलीस्कोप मिशन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इसको इमेज में भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 9 दिसंबर 2021 को अपना नया एक्सरे टेलीस्कोप मिशन लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना 9 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया है और ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की तो अगले पॉइंट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें चरम ब्रह्मांडीय कणों के रहस्य को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सरे टेलीस्कोप मिशन। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा इसे नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए हमारा एक और पॉइंट है कि हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। और नासा के बारे में कंप्लीट जानकारी और कई सारे प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष एजेंसी की बात आई है तो कुछ प्रश्न यहाँ पर अंतरिक्ष एजेंसी के नाम से भी बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सुपार्को, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस और ये तमाम चीजें यहां से आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2030 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। भारत सरकार के द्वारा भी हाल ही में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना 2030 तक की है।
आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि 9 दिसंबर के भारत सरकार की घोषणा के अनुसार 2030 तक भारत अपनी एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो अपनी तरह का एक अनोखा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ये आपको ध्यान रखना, 9 दिसंबर को ये घोषणा हुआ है और ये 2030 तक भारत सरकार अपनी तरह का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, जो हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा है, ये पॉइंट है हालांकि इससे पहले वर्ष 2023 तक भारत की गगनयान मिशन भेजने की योजना है तथा उससे पहले 2 मानव रहित मिशन भेजे जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस अभियान की, तो यह दोनों रोबोटिक्स मिशन होंगे, या फिर जो मिशन है ये रोबोटिक्स मिशन होंगे, और इनमें से एक मिशन अगले साल की शुरुआत में भेजे जाएंगे तथा एक मिशन साल के अंत में भेजे जाएंगे, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमने अगले पॉइंट में लिखा कि वर्ष 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है, यानी कि भारत सरकार द्वारा भारत को 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए 2030 की बात आई है, तो एक प्रश्न मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने 2030 तक बिहार में 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये चीज़ें अभी हाल ही के दिनों में सामने आई थी, जो कि लक्ष्य निर्धारित हुआ भारत सरकार भारत सरकार नहीं बल्कि बिहार सरकार के द्वारा। तो 2030 तक ये 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित करने का, मतलब कह सकते हैं प्राप्त करने का लक्ष्य लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश है बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करेगा? ये घोषणा भी हाल ही में हुआ है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कनाडा सरकार ने भी हाल ही में घोषणा किया है कि ये इसका बहिष्कार करेगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अनुसार कनाडा भी मानवाधिकार चिंताओं के कारण अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की तरह बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करेगा। इस सूची में अगर हम बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया पहले से ये बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि यहाँ जो घोषणा हुआ कनाडा सरकार के द्वारा, तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अनुसार कह सकते हैं ये कनाडा सरकार के द्वारा भी इसका बहिष्कार किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बीजिंग ओलंपिक की या फिर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की, तो आप अगले पॉइंट में देख सकते हैं कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक फरवरी 2022 में आयोजित होगा। और यहाँ पे देखिए हमने अगले पॉइंट में कनाडा के बारे में लिखा। हाल ही में कनाडा के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के सबसे पुराने पानी की खोज की गई थी। अब यहाँ पर अगर आपने पुराने वीडियो को हमारे देखे इस चैनल के माध्यम से, तो आपको ये प्रश्न याद आ रहा होगा। यहाँ से मैंने डिटेल जानकारी आपको दिया था, और आपको यहाँ से ये ध्यान रखना कि सबसे पुराने पानी की खोज पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो ये कनाडा के वैज्ञानिकों द्वारा या फिर कनाडा में वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किसी देश का यानी कि भारत का 47वां आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में ये देश का 47वां रामसर साइट या फिर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हैदरपुर वेटलैंड देश का 47वां और उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल बन गया, या फिर कह सकते हैं आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। ये जानकारी ध्यान रखिए, ये हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा, गंगा और सोलौनी नदी के बीच 6000 हेक्टेयर में फैले हैदरपुर वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है। बहुत दिनों से ये सारी बातें चल रही थी, जिसके बाद अभी हाल ही में इसे अब आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में सूर सरोवर को उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल भी घोषित किया गया था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो 2021 की थीम है वेटलैंड एंड वाटर। ये 2021 का इसका थीम है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष भी ये 10 दिसंबर को मनाया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि मानव अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना, 10 दिसंबर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए हमने अगले पॉइंट में लिखा, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की बात है तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं कि संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में 24 अक्टूबर को हुई थी, और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके मतलब कह सकते हैं वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष है संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरेस, और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये भी ध्यान रखिए, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है 13वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजकमल झा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि राजकमल झा की पुस्तक द सिटी एंड द सी
इसी के लिए उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया। इस पुस्तक का नाम है द सिटी एंड द सी, और इसी पुस्तक के लिए इन्हें अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि साहित्यिक पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी भारत सरकार द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि साहित्य में 2019 से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार राणा दास गुप्ता को साहित्य उपन्यास सोलो के लिए प्रदान किया गया था। 2019 के बारे में यहाँ पे हमने ऐड किया है, 2020 का यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2020 में ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जियोलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत हुई है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग यहाँ पर वीडियो को रेगुलर देखते हैं, कोशिश कीजिए कि तमाम चीज़ों को यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिख पाएं। और एक चीज़ ध्यान रखें, जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल है उसका आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।